सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रांतिकर, मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर अब तक पहुंच रही है, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान किया जा चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान हो चुका है। राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर फिलहाल बने रहेंगे बीएल संतोष। बीएल संतोष अपने पद पर फिलहाल बने रहेंगे। शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जेपी नड्डा की टीम का ऐलान किया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्रियों में डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही कांग्रेस से आए अनिल एंटनी बने राष्ट्रीय सचिव। तो देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें कई नए चेहरों को भी मौका मिला है। तो यूपी के नेताओं को खासी तवज्जो भी दी गई है। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर फिलहाल बीएल संतोष यूं ही बने रहेंगे। शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों में डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो आपको बता दें कि कांग्रेस से आए अनिल एंटनी बने राष्ट्रीय सचिव। तो देखिए, जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान हो चुका है। किन किन लोगों को इस टीम में जगह दी गई है, विभांशु? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के टीम का कहीं ना कहीं ऐलान हो गया है। 38 नामों का इसमें पूरा 38 नामों का ब्यौरा दिया गया है। अगर बात किया जाए तो नए और पुराने चेहरों को समन्वय बैठाया गया है। साफ तौर से देखा जा रहा है मुस्कान, लिस्ट के आधार पर अगर बात की जाए लिस्ट के मुताबिक तो बीएल संतोष को फिर से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने रहने का कहीं ना कहीं नेतृत्व की तरफ से फैसला किया गया है। और लखनऊ से आने वाले शिव प्रकाश को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। बात करें तो शिव प्रकाश उत्तर प्रदेश के लोक विधानसभा चुनाव में एक अच्छी भूमिका निभाए थे। साथ ही साथ उत्तराखंड और तेलंगाना समेत कई राज्यों में बीजेपी के लिए कार्य कर चुके हैं। राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। नरेश बंसल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वही अगर बात की जाए तो फिर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे और झारखंड से आने वाले रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश से सौदाना सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय जो कि मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता है, उनको राष्ट्रीय महामंत्री पद का जिम्मेदारी दिया गया है। कांग्रेस से आए अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। अनिल कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे हैं, जिनकी एक अच्छी पकड़ है। साथ ही अगर बात की जाए तो 13 राष्ट्रीय सचिव और 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और साथ ही 8 महामंत्री के नामों का ऐलान किया गया है। ठीक है, लेकिन देखिए विभांशु, तमाम प्रदेशों के नेताओं को इस टीम में जगह दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा यूपी के नेताओं को तवज्जो मिली है और यूपी से 6 ऐसे नाम सामने आए हैं जिनको इस टीम में जगह मिली है। आखिर यूपी को इतनी तवज्जो क्यों, विभांशु? जी बिल्कुल, अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो कहा जाता है इस देश में कि प्रधानमंत्री की जो कुर्सी की चाबी होती है, कुर्सी में एक अहम किरदार निभाने का काम करता है वो है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। उस लिहाज से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को विशेष ध्यान देते हुए यहाँ से 6 नामों का कहीं ना कहीं ऐलान किया गया है। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, रेखा वर्मा, लक्ष्मी वाजपेयी और तारिक मंसूर और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो राधा मोहन दास अग्रवाल समेत अरुण सिंह को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी में अहम जिम्मेदारी दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश में बेहतर नतीजे के उद्देश्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 नामों को उत्तर प्रदेश से लिया गया है। देखने वाली बात ये होगी। धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी सूत्रों के हवालों से बड़ी एक खबर सामने आई है। बीजेपी सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर लगातार पहुंच रही है, जहां बीजेपी के विपक्ष में बड़ी सेंधमारी लगातार जारी है। मिशन डिमोलिशन के तहत एक बार फिर से बीजेपी की सेंधमारी देखने को मिलेगी। जल्द ही कई बड़े विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। चायल से सपा विधायक पूजा पाल
ज्वाइन करेंगी बीजेपी। लगातार सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर है। राजू पाल की पत्नी है विधायक पूजा पाल। सपा विधायक इंद्रजीत सरोज को लेकर भी लगातार चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। तो एक बार फिर से एनडीए सेंधमारी लगाने को तैयार हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इंद्रजीत सरोज बीजेपी के भी लगातार संपर्क में है और आगे आने वाले कुछ दिनों में कई बड़े नेता एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। तो एनडीए एक बार फिर से मिशन डिमोलिशन के तहत काम करती हुई नजर आ रही है, जहां कई बड़े ऐसे नाम और चेहरे होंगे जो आगे आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और बीजेपी के विपक्ष में अब बड़ी सेंधमारी देखने को मिलेगी और जल्द ही कई बड़े विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। जहां चायल से सपा विधायक पूजा पाल भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकती है। राजू पाल की पत्नी है विधायक पूजा पाल, साथ ही सपा विधायक इंद्रजीत सरोज को लेकर भी लगातार चर्चाओं का जो दौर है वो जारी है। इंद्रजीत सरोज लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और जल्द विपक्ष के कई नेता भाजपा के खेमे में भी दिख सकते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों के मद्देनजर अपना कुनबा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच और कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी के विपक्ष में बड़ी सेंधमारी लगातार जारी है। इसी बीच सपा के कई और बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, लगातार बीजेपी मिशन डिमोलिशन के तहत काम कर रही है और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि अपना कुनबा बढ़ाती हुई भारतीय जनता पार्टी के खेमे में समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के आने की जो चर्चा है वो तेज हो रही है। विभांशु जी बिल्कुल, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर बात की जाए तो अपने कुनबे को लगातार विस्तृत तरीके से बढ़ाते हुए नजर आ रही है और मिशन डिमोलिश यानी कि कहीं ना कहीं सेंधमारी करके अन्य दलों के नेताओं को बीजेपी का दामन थामने को लेकर लगातार अन्य पार्टियों के नेताओं से संपर्क में है। अगर बात की जाए तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में एनडीए के पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद घोसी से विधायक कहीं ना कहीं अपने सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो अब आपने बीते दिन देखा कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन 18 बड़े नेताओं ने थामा। उसके ठीक बाद से अगर बात की जाए तो प्रयागराज से चयाल सीट से विधायिका राजू पाल की पत्नी पूजा पाल के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो सपा विधायक इंद्रजीत सरोज की भी कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हैं कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी खेमे में ज्वाइन कर सकते हैं। तो साफ तौर से देखा जाए तो बीजेपी 2024 के लिहाज से विपक्षी दलों के नेताओं को अपने पक्ष में करके, अपने पार्टी में करके और कहीं ना कहीं 24 की नैया पार करने को लेकर एक पैतरा अपनाई है। साथ ही आपको बताया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बढ़ाई रही है, क्योंकि यूपी में भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन जिस तरीके से इस लगातार समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं, वो क्या इससे उबर पाएगी? क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी ने कोई प्लान तैयार किया है क्या कि अपने जो विधायक है, जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनको पार्टी में किस तरीके से रोका जाए? जी बिल्कुल, आपको बताया मुस्कान, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मिशन डिमोलिश के तहत अलग अलग दलों से नेताओं को अपने पार्टी में ले रही है। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस समेत आरएलडी के तमाम नेता लगातार कहीं ना कहीं देखें तो बीते दिन से लगातार ज्वाइनिंग की कड़ी देखने को मिली है और आने वाले दिनों में 2 विधायक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। वो भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इंद्रजीत सरोज और पूजा पाल अब बीजेपी के दामन थामने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उसी दरमियान आपके सवाल पे अगर आए मुस्कान, तो सपा अभी अगर बात करें तो मूक दर्शक बन के महज देखते हुए नजर आती है। और बात करें तो अखिलेश
अखिलेश यादव की तरफ से महज एक ट्वीट आता है जिसमें साफ तौर से उनका कहना है ट्वीट के माध्यम से कि 2000 के नोट वापस ले लिए गए। ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं अपने नेताओं पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि 2000 के नोट कहीं ना कहीं कम एक टाइम पीरियड के लिए आए थे, वो वापस ले लिए गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा के विधायकों को और नेताओं को भारतीय जनता पार्टी लगातार सेंधमारी कर रही है। इसके रोकथाम को लेकर सपा क्या करती है। अभी हाल फिलहाल में सपा इस पूरे प्रकरण को लेकर इस पूरे भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेताओं को सपा से बगावत करके और बीजेपी में जाने को लेकर सपा अध्यक्ष पूरे मौन तरीके से बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस डैमेज कंट्रोल को सपा कैसे दुरुस्त करती है। मुस्कान बिल्कुल, लेकिन देखिए विभांशु, अगर वाकई में ऐसा हो जाता है कि पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाती हैं या कई और बड़े चेहरे अगर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनते हैं, तो आगे आने वाले चुनाव में ये कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए। अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से कहीं ना कहीं देखें तो अगर पूजा पाल आती हैं तो वो चयाल इलाहाबाद की विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आई है। राजू पाल की वो पत्नी है जो बीएसपी के कहीं ना कहीं विधायक थे, जिसके बाद अगर बात की जाए तो आपने देखा कि अभी प्रयागराज के अंदर में कहीं ना कहीं सियासी घमासान अतीक अहमद को लेकर तेजी से है। उसी दरमियान अगर पूजा पाल आती हैं तो निश्चित तौर से कौसाम्बी, सिराथू, इलाहाबाद, प्रयागराज, फूलपुर समेत तमाम क्षेत्रों में इसका कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूजा पाल लगातार समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, मगर वो साफ तौर से अभी मौन नजर आती है। अगर वो भाजपा में आती हैं तो निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। साथ ही अगर बात की जाए तो इंद्र सरोज के भी कहीं ना कहीं जो एससी समुदाय से आती है, उनके आने से बीजेपी कहीं ना कहीं उनके समाज में और विश्वास अपना बढ़ाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी के विपक्ष में बड़ी सेंधमारी की जो तैयारी है वो और तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है। वो विपक्षी दलों को लगातार तोड़ने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लगातार ये आरोप विपक्षी दलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर अब लगाए जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद सक्रिय नजर आ रही है, जहां बीजेपी चाहती है कि 24 के चुनाव से पहले यूपी जैसे किलों को और मजबूत किया जाए। दरअसल यूपी में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सबसे ज्यादा यानी कि 80 लोकसभा सीटें हैं। इसको देखते हुए बीजेपी यूपी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जहां यूपी में पार्टी की पकड़ और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है, उनके साथ मंथन भी किया है। बताया जा रहा है कि इस मंथन में योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन चर्चा हुई है और सूत्रों के मुताबिक योगी के मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्रियों और कई विधायकों की लॉटरी लग सकती है। साथ ही योगी कैबिनेट में शामिल होने के लिए सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए पूर्व सपा नेता दारा सिंह चौहान भी इस फेहरिस्त में काफी आगे चल रहे हैं। साथ ही कई बीजेपी विधायकों को भी जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्री पद दिया जा सकता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर विभांशु लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, मंत्रिमंडल में विस्तार की कवायद करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली दरबार में मौजूद थे भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने कहीं ना कहीं नामों पर चर्चा की कि मंत्रिमंडल में किसको जगह मिल सकती है। विभांशु, दो सवाल काफी अहम हो जाते हैं कि इस मंत्रिमंडल में किन किन नए नामों को शामिल किया जा सकता है और 2024 के लिहाज से यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार कितना अहम हो जाता है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से मंत्रिमंडल का विस्तार काफी कहीं ना कहीं अहम साबित हो सकता है भाजपा के लिए। अगर बात की जाए तो मुस्कान 7 अगस्त से 11 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा विधानसभा का। उससे ठीक पहले माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है।
अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल में लगभग 19 कैबिनेट मंत्री प्रदेश सरकार में है, उसमें 2 नए चेहरों को कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह मिल सकती है और साथ ही साथ कई ऐसे मंत्री हैं जिनके विभागों को कहीं ना कहीं उनसे हटाकर, जिनके पास लगभग 2 से अधिक विभाग है या अन्य विभागों का कहीं ना कहीं दायित्व है, उनसे कहीं ना कहीं उनके विभाग को लेकर नए मंत्रियों को कहीं ना कहीं जिम्मा मिल सकता है। अगर बात की जाए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में लेने की कवायद तेज हो गई है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से नाते को तोड़कर 20 महीने के बाद घर वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व बिजली मंत्री यानी कि विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा के भी एक बार फिर मंत्रिमंडल में लेने की चर्चाएं से तेज हैं। साथ ही साथ सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि प्रदेश के कहीं ना कहीं अहम मंत्रिमंडल का जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में लेने की चर्चाएं तेज हैं। इसको लेकर अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह चौधरी तो प्रदेश के सभी सांसदों से फीडबैक ले चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से किया जाए कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। बात की जाएगा मुस्कान, तो साथ ही साथ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम मंत्री हैं जिन पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को कहीं ना कहीं विभाग छीन सकता है, यानी कि गुलाब देवी और प्रतिभा शुक्ला का कहीं ना कहीं विभाग जाते हुए नजर आ रहा है, ऐसा सूत्र बताते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के पास से उनके प्रभार कम किए जा सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पास 7 मंत्रालय है, तो माना जा रहा है कि कुछ मंत्रालय कुछ नए चेहरों को दिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो देवरिया से सदर से विधायक सलभ त्रिपाठी को बढ़ा रही है और ओपी राजभर का नाम लगभग तय माना जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो क्या जो विपक्षी दल से आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उनको खासी तवज्जो दी जाएगी क्या मंत्रिमंडल में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव से के लिहाज से कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को एक बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। ओम प्रकाश राजभर पहले भी इस बात को कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें समाज कल्याण विभाग पसंद है, वो उसे देखना चाहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अपने सहयोगी दल के जो इच्छा है उसको बीजेपी पूरा करती है या नहीं, वो वक्त बताएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कहीं ना कहीं साफ होगा। मगर 2024 के लिहाज से बीजेपी हर एक कदम फूंक फूंक के रख रही है। उसी कड़ी में अपने सहयोगी दलों को कहीं ना कहीं मनाने के लिए और उनके जो तमाम वोट बैंक है उसको एनडीए के साथ लेकर और एक उचित परिणाम के उद्देश्य से कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में मिल सकती है। साथ ही अगर बात की जाए मुस्कान, सत्र की भी शुरुआत होने वाली है, तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। तो क्या योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मॉनसून सत्र से पहले विस्तार किया जाएगा? क्या इस बार मॉनसून सत्र में नए मंत्री दिखेंगे क्या विधानसभा के अंदर? जी बिल्कुल, इसको लेकर माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और शासन का सूत्र है उसके मुताबिक 7 तारीख से और 11 अगस्त तक कहीं ना कहीं मानसून सत्र का सत्र चलेगा, जिसमें अगर बात करें तो प्रदेश के तमाम विधायक अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। उससे ठीक पहले इस बार मानसून सत्र में कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ नए मंत्री कहीं ना कहीं इस बार के मानसून सत्र में हिस्सा लेंगे। अगर बात की जाए तो माना जा रहा है लगभग 4 से 5 नए मंत्रियों को तमाम नेताओं को मंत्री बनाकर विधानसभा में बैठाने का कार्य बीजेपी करेगी। जी ठीक है, धन्यवाद दिभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, योगी सरकार के मंत्रिमंडल की जो चर्चाएं हैं उसमें विस्तार की अब चर्चाएं काफी तेज होती जा रही है, क्योंकि योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार किए जाने की खबरें लगातार अब सामने आ रही है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दिल्ली दरबार में जाकर मुलाकात भी की है। एक लिस्ट भी लगातार कहा जा रहा है कि सौंपी जा चुकी है और मानसून सत्र से पहले हो सकता है कि योगी मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाए। तो विपक्षी दलों का एक गठबंधन
यानी कि इंडिया के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर के लिए दिल्ली से रवाना हो चुका है, जहां ये सांसद हिंसाग्रस्त क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। वहीं इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम शायद मणिपुर को भूल गए हैं, लेकिन हम नहीं भूले हैं, इसलिए हम पीड़ितों के बीच जा रहे हैं। साथ ही आरएलडी सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि मणिपुर और यहाँ के लोगों का दर्द समझना पीएम मोदी की जिम्मेदारी है। वो अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी ने मुद्दे को भटकाने की कोशिश की और वो संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तो जैसे तैयार ही नहीं है। तो देखिए, आज विपक्षी दलों का एक गठबंधन यानी कि INDIA मणिपुर के लिए रवाना हो चुका है, जहां 21 जो लोग हैं उनका समूह हिंसाग्रस्त इलाकों में जाएगा, लोगों से मुलाकात करेगा और जो वहां की रिपोर्ट है वो भी 2 दिन के बाद सौंपी जाएगी। देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, विपक्षी दलों यानी कि INDIA का एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर के लिए रवाना हो चुका है। इस प्रतिनिधि मंडल के विवेक बड़े चेहरे कौन से हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो मणिपुर हिंसा पर लेकर समूचा विपक्ष इस समय केंद्र सरकार पे लगातार हमलावर है और पिछले 3 महीने से ज़्यादा का समय हो रहा है। मणिपुर में अभी भी अव्यवस्था और अशांति का माहौल व्याप्त हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है संसद में और ये आरोप लगा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। अगर बात की जाए तो INDIA के गठबंधन से कुल 21 सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है मणिपुर, वहाँ की व्यवस्था देखने, वहाँ के जो राहत शिविर का कैंप लगे हैं वहाँ जाएंगे और 2 ग्रुपों में जो है ये डेलीगेशन जाएगा, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A की लीड की अगर बात की जाए तो उसमें अधीर रंजन चौधरी इसको लीड कर रहे हैं, जिसमें कुल 10 सांसद से शामिल है। अगर बात करें ग्रुप B में तो कुल 11 सदस्य शामिल है, जिसको गौरव गोगोई लीड कर रहे हैं। अगर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मणिपुर डेलीगेशन का हिस्सा है और साफ तौर पर केंद्र सरकार पर हमलावर होकर उन्होंने ये कहा है कि मणिपुर पर बोलने के लिए समय नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास। चुनाव प्रचार में जाने के लिए समय है और चुनावी राज्यों में कई योजनाएं लाने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर के हालात स्थिर जाने के लिए समय नहीं है। प्रधानमंत्री तमाम दौरे करते हैं देश और विदेश के, लेकिन 3 से 4 महीने में अब तक मणिपुर नहीं जा पाए हैं। तो मणिपुर के मुद्दे पे विपक्ष लगातार हमलावर है और 21 सदस्यों का डेलीगेशन जो है वो रवाना हो चुका है मणिपुर के लिए, वहाँ के हालात का जायजा लेने के लिए। मुस्कान, लेकिन देखिए विवेक, जहां एक तरफ संसद में लगातार हंगामे का दौर जारी है, विपक्षी दल लगातार बायकॉट कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, काले कपड़े पहन कर प्रदर्शन करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो मणिपुर के लिए अपनी एक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो आखिर ये विपक्षी दल इस दौरे से आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? मणिपुर जा करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, अगर बात की जाए मणिपुर का दौरा इनके लिए क्यों अहम है, ये वहाँ पर कुछ हासिल करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, ये बात की बात है। लेकिन एक संवेदना होती है, जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं मणिपुर में, जिस तरीके से वीडियोज हमने देखे हैं, कहीं ना कहीं मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का ये प्रथम कर्तव्य है वहाँ के इलाके में जाएं, वहाँ के लोगों से मिले, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जानने की कोशिश करें और ये अप्रोच होना चाहिए कि उनके जाने से वहाँ की स्थिति में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना उत्पन्न हो। वो जाए, वहाँ के राहत कार्यों का जिम्मा ले, जानकारी ले और जितने कैंप लगे हुए हैं, क्या सुविधाएं केंद्र सरकार और सरकार द्वारा उनको दी जाती है, जो शरणार्थी इस समय बने हुए हैं, अपने घरों को छोड़कर शरणार्थी बनने पे मजबूर है, उनकी हालचाल पूछे, उनकी समस्याएं पूछे, उनकी समस्या लेकर फिर सदन में वापस आए और सरकार के सामने रखे। अगर लेकिन देखिए विवेक, अभी आपने जिक्र किया कि अगर ये डेलीगेशन जा रहा है तो अव्यवस्थाएं ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। और हाल ही में जब राहुल गांधी गए थे तो लगातार विपक्ष जो NDA है यानी कि भारतीय जनता पार्टी का समूह, वो ये कहते हुए नजर आए थे कि राहुल गांधी के जाने से जो हिंसा है वो बढ़ गई थी। अब तो पूरा डेलीगेशन जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी कब गए, हिंसा वहाँ पे कब शुरू हुई और चीजें वहाँ से कब चली थी, ये पूरी तरीके से साफ नजर में आता है कि राहुल गांधी आखिर कितने दिन बाद गए। राहुल गांधी के जाने के पहले आपके पास कितना समय था इन सबको काबू करने के लिए। गृह मंत्री का दौरा हुआ, वो 3 दिन वहाँ पे रहे। NSC अजीत डोभाल वहाँ पे गए,
लगातार सरकारी लोग वहां पे जाते रहे हैं, राज्य सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती रही है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अभी भी जाति संघर्ष वहां पे बना हुआ है। मैतेई, कुकू और नागा में आपसी जो रंजिश है वो अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। कई ऐसी घटनाएं हमने देखी जो हृदय को द्रवित करने वाली है। और बात ये उठता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहे हैं और शायद विपक्ष यही मुद्दा इस बार के लोकसभा चुनाव में भुनाना चाहता है। इसलिए INDIA के गठबंधन के लोग जो है 2 समूहों में अलग अलग जाके वहां का जायजा लेंगे और वहां की स्थिति पता करने के बाद फिर से एक बार संसद में सरकार से सवाल जवाब करेंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उतर चुकी है। 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की तैयारी करती हुई भारतीय जनता पार्टी अब नजर आ रही है। 80 सीटों पर विस्तारक तैयार करने में बीजेपी अब जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। नगर निगम से लेकर नगर पंचायतों तक में ट्रेनिंग देने की तैयारी इस वक्त बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। पब्लिक से ज्यादा जुड़ने की ट्रेनिंग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जाएगी। जिला अध्यक्ष सम्मेलन के साथ ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। 5 और 6 अगस्त को गाजियाबाद में नेताओं की ट्रेनिंग होगी। तो 5 और 6 अगस्त को गाजियाबाद में नेताओं की ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। तो वही 7 और 8 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में होगी जिला पंचायत अध्यक्षों की ट्रेनिंग। तो देखो, जिला पंचायत अध्यक्षों की ट्रेनिंग अब भारतीय जनता पार्टी उनको देती हुई नजर आएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी अब अपने सभी जिलाधिकारियों को, जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देती हुई दिखाई देगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी यूपी में तो एक्टिव हो ही चुकी है, लेकिन और अन्य प्रदेशों में भी अब भारतीय जनता पार्टी ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही है। विभांशु, क्या अपडेट मिल रही है इसको लेके? मुस्कान, अगर बात की जाए तो 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर सत्ता में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। उसी क्रम में आपको बता दें कि आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के नए नामों का ऐलान हुआ है। तो उसी दरमियान अगर बात करें तो प्रदेश के तमाम और साथ ही साथ देश के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोअर बॉडी के जनप्रतिनिधि हैं उनको ट्रेनिंग करने का एक अभियान की शुरुआत कर रही है। अगर बात की जाए तो इसमें अगर बात करें तो 8 लाख जो तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे बात की जाए नगर निगम के पार्षद हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो या बात करें तो नगर पंचायत अध्यक्ष हो या नगर पालिका के अध्यक्ष हो, हर एक लोकल जो बॉडी होती है उनके तमाम जो बीजेपी शासित प्रत्याशी रहे हैं, जो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश समेत तमाम देश के अलग अलग कोने में निकायों से चुन के आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं 2024 को लेकर कैसे बीजेपी का पक्ष रखना है और किस तरह से आम जनमानस के बीच जाकर समन्वय बनाकर बीजेपी के झंडे को बुलंद करना है, इसको लेकर एक ट्रेनिंग की शुरुआत की जा रही है। मुस्कान, अगर बात की जाए तो 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर इसमें सबसे ज़्यादा बात करें तो 5 से 6 अगस्त को गाजियाबाद में नेताओं को ट्रेनिंग मिलेगी। साथ ही साथ हरियाणा में जिला पंचायत अध्यक्षों को ट्रेन करने का कार्यक्रम रखा गया है। 12 से अगर 13 अगस्त को बात किया जाए तो अयोध्या अवध क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 19 से 20 अगस्त को बिठूर कानपुर यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों को एक मंच पर लाकर अब 2024 के चुनाव को लेकर तैयार किया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या ये हॉट सीटों वाले इलाकों में ही दी जाएगी या फिर पूरे प्रदेश और यूं कहे कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ये ट्रेनिंग कैंप लगाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इसमें 8 लाख जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो अलग अलग जगहों से हैं। इसमें तमाम क्षेत्र के हैं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के हैं, साथ ही साथ बिहार के हैं। अगर बात की जाए तो हरियाणा के हैं। हरियाणा में अलग बैठक होगी। ये बैठक की जिसकी कहीं ना कहीं हम आज चर्चा कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की है। और जो तमाम अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी बैठक कहीं ना कहीं हरियाणा में आयोजित की जाएगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग की शुरुआत की जा रही है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि अन्य प्रदेशों में इस कार्यक्रम को कैसे रखा जाता है और क्या प्रारूप रहता है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिभांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।